Assalamu alaikum and welcome to CSS Spark. Today we will be covering another criminology topic that is JBV, Gender Based Violence. इसमें हम जेंडर क्राइम को भी बेसिकली देखेंगे और थोड़ा सा जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में भी पढ़ेंगे. So starting from etymology and core concept, सबसे पहले you need to understand the concept the difference between the gender and sex. अब sex is simply biological and physiological differences जो distinguish करता है male और females को, something that is structurally different, चाहे वो क्रोमोसोम हो, हॉर्मोन्स के बेस लाइंस हो या रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी. जेंडर जो है वो डिराइव हुआ फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज जीनस, जिसको हम टाइप या काइंड कह सकते हैं. तो जेंडर इज बेसिकली सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर, एक्सप्रेशंस और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज attributed to individual based on their perceived sex. तो मतलब ये कि सोसाइटी ने क्या आपके दिमाग के अंदर वो स्टोरी डाली हुई है कि इफ यू आर मैन यू आर सपोज टू डू दिस एंड यू आर सपोज टू बिहेव इन अ सर्टेन वे. ऑल ऑफ दैट इज व्हाट इज एट्रीब्यूटेड टू जेंडर. अब इसमें हम देखेंगे द जेंडर रेशियो. ऑफेंडर्स की बात भी करेंगे और फिर हम जेंडर बेस्ड क्राइम्स की भी बात करेंगे. जब हम ऑफेंडर्स की बात करेंगे तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे बेसिकली ऑफेंडिंग पैटर्न्स and why males commit a statistically disproportionate amount of crime globally compared to females. Now, this is something you need to understand कि बहुत सारी crime की theories हैं और crime के बहुत ज़्यादा correlations लोगों ने निकालने की कोशिश की है कि आया कि ये poverty से linked है या आया कि ये किसी और चीज़ से linked है. तो एक जो correlation, positive correlation आया है, positive means that it is directly proportional, that is the gender. यानी male are more likely to commit any sort of crime. तब हम इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे ऑफेंडिंग पैटर्न्स को और ये भी कि मेल क्यों ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं. जबकि अगर हम जेंडर बेस्ड क्राइम की एज अ विक्टिम बात करेंगे तो हम देखेंगे टारगेट violent or harmful acts directed at individual precisely because of their socially assigned gender or biological sex. तो इसमें आप चाहे देख लें ट्रांसजेंडर के ऊपर जो जुल्म होता है या फिर आप फीमेल्स की बात करेंगी कि उनके ऊपर डिफरेंट तरह के जो क्राइम्स हैं वो किस तरह से होते हैं, ऑल ऑफ दैट. तो दोनों एस्पेक्ट्स इसको हम पढ़ेंगे. बट उसमें जाने से पहले लेट्स गो बैक इनटू द हिस्ट्री. हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट्स देखेंगे एंड थ्योरेटिकल एवोल्यूशन देखेंगे, कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता थ्योरी जो है वो फीमेल की और जेंडर एंड क्राइम की भी, फीमेल एंड क्राइम की आगे आगे बढ़ी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द प्री फेमिनिस्ट एरा, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म. ये बहुत पहले अगेन पॉजिटिविज्म में ये मैंने कवर किया था. Lombroso और Ferraro ने इन द फीमेल ऑफेंडर, ये इनका वर्क है, दे asserted that criminals are evolutionary throwbacks. इन्होंने यही कहा था कि ह्यूमंस ऐसा ऐसा इवोल्व हुए, उनमें अक्ल आई है, उनमें रैशनल थॉट आई है. तो अगर कोई क्रिमिनल रह गया है या कोई क्रिमिनल बन गया तो इसका मतलब ये है कि उसकी एवोल्यूशन अच्छे से नहीं हुई, ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई, कुछ ना कुछ उसका पार्ट जो है वो ठीक नहीं बना. तो वो बेसिकली क्या है, अटाविस्ट. They claim women are naturally passive and lack the capacity for complex deviance. मतलब औरतें नेचुरली पैसिव होती हैं और उनके अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो कोई इस तरह की डिविएंस कर सकें. Hence, female criminal was viewed as a biological anomaly who possessed the negative traits of both sexes. अगेन तो फीमेल अगर कोई क्राइम करती थी तो उसको बायोलॉजिकली तो वैसे भी वो अनोमली है, क्योंकि वो मेल को भी बायोलॉजिकल अनोमली ही कंसीडर करते थे अगर वो क्राइम करा है. लेकिन वो ये भी कहते थे कि ये इस तरह की अनोमली है कि इसके अंदर गलती से थोड़े से आदमियों वाली खसूसियात भी आ गए हैं, तभी इसने क्या किया है, क्राइम किया है. दैट वॉज वॉट लम्ब्रोसो एंड फरारो सेड. उसके बाद हम आता है सिगमंड फ्रॉइड. अगेन साइकोएनालिटिक फ्रेमवर्क उसने दिया. उन्होंने यही कहा कि फीमेल जो है बेसिकली इन्वे करती है मेल को और शी फील्स दिस एग्रेसिव एंड न्यूरोटिक, और अपने न्यूरोसिस के अंदर वो क्या करती है, कमिट करती है क्राइम को. देन थर्ड साहब जो है दैट इज ओटोलो पुलेक. आई थिंक ये साहिबा भी हो चुकी है, आई एम नॉट श्योर. In the criminality of women, again the book, Pollock claimed that female criminality is equal in volume to male criminality, but remains hidden due to the woman's biological socialization to practice deception, preferring mass crime like shoplifting, domestic poisoning, or fraud. I think in the description से लग रहा है कि ये आदमी ही होंगे, because what he's saying is
कि औरतें उतना ही क्राइम करती हैं जितना आदमी करते हैं, लेकिन औरतें बहुत चालाक हैं, वो इस तरह का क्राइम करती हैं और उनको तो वैसे डिसेप्शन बहुत अच्छे से आती है। तो वो इस तरह का क्राइम करती हैं, जैसे शॉप लिफ्टिंग करेंगी या घर पे कैसे जहर डाल देंगी खाने में या फ्रॉड करेंगी, लेकिन वो पकड़ी नहीं जाती। इसलिए हमें लगता है कि औरतें क्राइम क्या करती हैं, कम करती हैं। फिर ये अब हमारे पास जो एरा था ना, ये था प्री फेमिनिस्ट एरा। ओके, सो आई जस्ट सर्च ऑटो पोलक इज डेफिनेटली अ मैन, क्योंकि आदमी से ज्यादा बेहतर कौन बताएगा कि औरतें किस तरह से क्राइम करती हैं। सो नेक्स्ट, द पैराडाइम शिफ्ट, दैट इज फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी। अभी हमने प्री फेमिनिस्ट को देखा था। फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी में सेक्स रोल सोशलाइजेशन अगेन ये असर्ट करती है कि criminality maps to gender roles. Traditional masculine socialization rewards aggression, competition, and risk taking, while feminine socialization enforces passivity, caring, and risk aversion. ये नहीं, जैसे कि हमने बहुत पहले पढ़ा था ना लर्निंग थ्योरी के बारे में कि क्राइम लर्न किया जाता है, सीखा जाता है। और हमने सोशल कंट्रोल थ्योरी भी पढ़ी थी। अब ये थोड़ा सा उन दोनों का मिक्सचर है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो सोसाइटी जो है वो मैस्कुलिन यानी आदमी को इस तरह से ट्रेन करती है कि जब भी वो कुछ गुस्से में करता है या वो अग्रेसिव होकर करता है तो उसको बहुत प्रेज किया जाता है। जब भी वो कंपटीशन के उसमें है या वो रिस्क लेता है तो उसको कहते हैं वाह क्या काम किया है। जबकि खवातीन जो है उनको सोसाइटी इस तरह से मोल्ड करती है कि उनके अंदर जो पैसिविटी है, केयर गिविंग है और वो रिस्क से दूर भागती हैं, उसको प्रमोट करती हैं कि बहुत अच्छा किया, रिस्क नहीं लिया। Then there is liberation thesis. यहाँ पे हमारे पास आती हैं फ्रेडा एडलर। She hypothesized in Sisters in Crime that as women gained social, political, and workplace equity, their crime rates would converge with men's due to their increased exposure to macro level opportunities. तो फ्रेडा एडलर बेसिकली कह रही हैं तुम लोगों ने हमें मौका नहीं दिया। अगर हमें वो सोशल पॉलिटिकल और वर्क प्लेस पे इक्वालिटी दोगे तभी तो हम वाइट कॉलर क्राइम भी कर सकेंगे। अभी तो हम सिर्फ घर वालों की खाने में जहर मिला रहे हैं या फिर शॉप लिफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन तो मौका नहीं दे रहा है। तो दैट इज व्हाट फ्रेडा एडलर सेड। तो मतलब खवातीन को जितनी आप वर्क प्लेस अपॉर्चुनिटीज दोगे, आप अकाउंटेंट्स बनाओगे, तभी तो वो अपनी फाइल्स को और कुक करेंगी, कुक द बुक्स। सो that is what is basically she's explaining why औरतों का क्राइम रेट कम है। तो बेसिकली कह रही है हमारे मौके बढ़ाए, हमारे पास मौके नहीं है। थर्ड, okay, that was a joke in case you didn't know. Then third is radical feminist control theory. Again, this was given by Frances Hydenson. Argues women commit fewer crimes because they are under strict multi-layered patriarchal control across the private sphere and public sphere and workplace. अब रेडिकल फेमिनिस्ट कंट्रोल थ्योरी हमें क्या कह रही है? ये कह रही है हमें इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, सर्वेल कर रहे हो, मुसलसल नज़र रखी हुई है कि हम क्राइम नहीं कर पा रहे। तो वो ये कह रही है कि औरतें क्राइम इसलिए कम करती हैं क्योंकि उनके ऊपर मुसलसल इतनी सारी लेयर्स जो हैं वो कंट्रोल की लगाई हुई हैं आपने। प्राइवेट स्फेयर में, घर में डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट है, घर के अंदर बंद कर दिया। अगर हम पब्लिक में जा रहे हैं तो वैसे ही खौफ बहुत ज़्यादा है रेपुटेशन का, और फेयर भी ज़्यादा है सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस का। और अगर हम वर्क में जा रहे हैं तो आपने हमें मैनेजर की पोजीशन तो दी नहीं है, तो हमारे ऊपर एक मेल बॉस रख दिया है आप, तो वो मुसलसल हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। सो दैट इज व्हाट शी इज सेइंग। तो अभी हमने जो फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी है उसमें हमने क्या देखा है? नंबर वन, हमने सेक्स रोल सोशलाइजेशन देखी है कि सोसाइटी हमें बता रही है कि नहीं पैसिव होना अच्छा है, रिस्क से दूर भागो अच्छा है, रोते रोते बस मर जाओ। दैट इज व्हाट इट्स आर। लिबरेशन थीसिस कह रहा था हमें लिबरेट करो, हमें आज़ादी दो, हम हमें मौके दो। हमारे पास मौके नहीं है, हम वर्क प्लेस पे नहीं जा रहे, हम बाहर नहीं जा रहे, तो फिर इसलिए तो हम क्राइम नहीं कर पा रहे। फेमिनिस्ट कंट्रोल थ्योरी ये कह रही है कि चलो घर पे भी मौका है लेकिन घर पे भी कंफाइनमेंट है, बाहर निकलेंगे तो कहीं से जहर खरीदेंगे, बाहर जा रहे हैं तो भी डर है कि रेपुटेशन हमारी डैमेज हो जाएगी।
तो ये कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे आपको तीनों लेवल्स पता लगे हैं फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी के. Then there's victimization, criminalization continuum. Now this is something serious and this is something legit. ये कहता है modern intersectional frameworks highlight that a vast majority of incarcerated women enter the legal system as a direct consequence of their own victimization. अब इसका बेसिक मसला मतलब ये है विक्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि पहले वो खुद किसी क्राइम का शिकार होती है उसके बाद वो कहती है अब मुझे क्रिमिनल बन जाना चाहिए. So that is what it says. Meaning, let's say there's a forced marriage है or she is going through some sort of domestic abuse. So what she does is she runs away from the home. अब वो घर से जब भागेगी पहले वो विक्टिम थी फिर सरवाइव करने के लिए she ran away from home जो कि कानूनन हो या ना हो but again सोसाइटी के लिए दैट इटसेल्फ इज अ क्राइम. पर अगेन जब वो बाहर जाएगी तो उसको फिर पता लगेगा ओके I need to earn my own bread and I need to make have some food and I need to have my own place. और फिर उसके पास इतने sources नहीं है कि वो पैसा कमा सके so she will do something inappropriate maybe ड्रग ट्रैफिकिंग शुरू कर दे या प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर दे. तो बेसिकली क्रिमिनल बनती इसलिए है क्योंकि वो क्रिमिनल बनने से पहले विक्टिम बन चुकी होती है. नाउ दैट इज व्हाट विक्टिमाइजेशन क्रिमिनलाइजेशन कंटिन्यूम सेज. अब यहाँ तक आपको सारा थियोरेटिकल और हाइपोथेटिकल ओरिजिन्स और हिस्ट्री सारी पता लग गई है. अब हम देखते हैं कि जैसे ही एक ऐसी खातून एंटर होती है लीगल सिस्टम के अंदर तो फिर क्या होता है. जुडिशियल बायसेस इन सेंटेंसिंग. अब यहाँ पे भी हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे. नंबर वन इज द शिवलरी हाइपोथेसिस. अब chivalry hypothesis basically कहता है it is rooted in traditional views where a male-dominated legal system views women as fragile, dependent, and inherently less dangerous. तो जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें ज़्यादातर आदमी है और आदमी अगेन बहुत तरह के क्राइम्स देख चुके होते हैं दे आर टफ गाइस. तो वो देखते हैं अच्छा खातून है तो ये तो फ्रेजाइल है ये बेचारी डिपेंडेंट है और इनहेरेंटली ये क्या ही कर लेगी ये इतनी खतरनाक नहीं है. अब तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं वो कहते हैं कि चलो बस हो गई होगी गलती हिल गया होगा दिमाग गुस्सा चढ़ गया होगा तो कहते हैं कि औरतों को लाइटर सेंटेंस दें बस प्रोबेशन डाल दें थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं चार्जेस के ये माइनर था फर्स्ट टाइम ऑफेंस था इट्स ओके. तो मतलब ये शिवलरी हाइपोथेसिस कह रहा है कि हम औरतों को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे क्योंकि हम उनको अभी भी पैसिव कमजोर क्या कर लेंगी इतना खतरनाक नहीं है ये समझेंगे. Then there is another hypothesis that is the evil woman double deviance thesis. So this says कि आदमी बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है जब उनको पता लगता है अच्छा क्राइम हुआ और क्राइम किया भी किसने है खातून ने किया. तो वो कहते हैं कि एक तो आपने हमारा मुल्क का बनाया हुआ कानून तोड़ दिया है और दूसरा खातून होकर तोड़ दिया है. सो देयर इज अ डबल डिफरेंस क्योंकि उनको ये लगता है कि औरत एसोसिएटेड है विद पैसिविटी विद केयर गिविंग. औरत को अल्लाह ने नरम दिल बनाया है तो अगर वो कुछ क्रूअल कर रही है तो वो डबल सजा उसको मिलनी चाहिए. अब द वुमन इज पनिश्ड ट्वाइस. वंस क्योंकि उसने लॉ तोड़ा है. नंबर टू उसने सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस का खून कर दिया है इसलिए उनको हार्श सजा दी जाए. अब ये दोनों हाइपोथेसिस आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा दोनों फीमेल क्रिमिनल को कभी भी मेल क्रिमिनल के बराबर तस्लीम नहीं कर रहे. नेचर ऑफ क्राइम के अकॉर्डिंग उसको सजा नहीं मिल रही या लीनियंसी है या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है. फिर हम बात करेंगे JBV in Pakistan on some empirical realities. Again, verify such statistical indicators. You can search your own data too. अब इसमें वो कह रहे हैं 145 out of 146 है when it comes to gender gap index. वो तो फिर है तो फिजिकल भी इमोशनल भी और स्ट्रक्चरल भी तो वो सारी जिंदगी अपना सहती रहती हैं. इसके अलावा अगेन यहाँ पर चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो या फेमिसाइड की बात हो
डोमेस्टिक होमिसाइड की बात हो, ऑनर बेस्ड किलिंग हो, सेक्सुअल असॉल्ट हो, अबडक्शन हो, फोर्स्ड मैरिज हो, all sort of crimes exist. Again, this is data, so you can simply take a screenshot of that if you need. Then अब हम देखते हैं कि वजूहात क्या हैं इसकी। सोशियो स्ट्रक्चरल कॉजेज देखेंगे और फिर हम देखेंगे व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल दिस। रिमेंबर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर बेस्ड वायलेंस, तो हम बात कर रहे हैं कि किसी खास सेक्ट को टारगेट करना सिंपली ड्यू टू देयर जेंडर। वो ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, यूजुअली यही होता है। Then tribal autonomy and parallel jurisdiction. Informal local council जैसे जिरगाज हो गई या पंचायत हो गए, वो ऑपरेट करते हैं एज अ पैरेलल सिस्टम रूरल एरियाज के अंदर। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को तो बिल्कुल भूल पीछे बाईपास कर जाते हैं और वो इशू करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रूलिंग, जैसे कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो गया, फोर्स्ड मैरिज हो गया या वनी हो गया। और वो इस तरह से क्या करते हैं, कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जब वो एक कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी कैसे करते हैं, एक औरत को विक्टिम बनाकर। सेकेंड इज द वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन। अगेन वल्नरेबल माइनॉरिटी गर्ल्स, स्पेशली क्रिश्चियन और हिंदू, इनके साथ बहुत होता है कि इनको टारगेट किया जाता है, दे आर अबडक्टेड, दे आर फोर्स्ड टू embrace Islam and then all of that. Mostly child marriages भी इसी की वजह से होती हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक और एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन भी है यहाँ पर। अगेन रिमेंबर, क्राइम सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी के साथ बुरा कर दिया है। क्राइम में ये भी काउंट होता है कि कोई अच्छी चीज़ कोई शख्स डिजर्व करता था और आपने उससे महरूम कर दिया है ना, आपने उसका एक राइट छीन लिया। सो द फीमेल दे टू हैव अ राइट टू गेट एजुकेटेड। तो जब उन्हें वो राइट नहीं दिया जा रहा, तो दैट टू इज अ क्राइम। अब इसमें लैंडमार्क केसेस भी हैं, अगेन कंदील बलोच एंड आई एम श्योर यू नो मैनी अदर एज वेल। क्वेटा का केस है, अगेन जैनब का केस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जब आप ये सारा केस देखेंगे ना, तो फिर आपको ये भी पता लगना चाहिए कि ये केसेस इतने सारे क्यों हैं। वो तो खैर आपने थोड़ा देख लिया। फिर हम ये देखेंगे कि इनमें क्या क्या फेलियर्स जो हैं वो हुए हैं, और कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो लीगल सिस्टम है वो कुछ ना कुछ इवॉल्व हुआ है अकॉर्डिंग। सो लेजिस्लेटिव लैंडस्केप देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स देखते हैं। नंबर वन, क्रिमिनल लॉज एक्ट है 2026 का, अभी आहिस्ता आहिस्ता ब्रॉड कर रहे हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ रेप अंडर सेक्शन 375 एंड 376 of the Pakistan Penal Code. Now, these are some of the reforms that are taking place. Domestic Violence Act आ गया 2026 का, उसके अलावा चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी एक्ट आए हैं ना। दिस इज द लेजिस्लेटिव। अगेन लेजिस्लेशन पास करना इतना मुश्किल नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना, लोगों को रिफॉर्म करना, दैट इज द हार्ड पार्ट। अब इसमें ऑब्स्टेकल सबसे बड़ा क्या है जेबीवी के अगेंस्ट और इनको इसको ख़त्म करने के अगेंस्ट, वो ये है द कंप्रोमाइज लूप होल। लोग क्या करते हैं, खवातीन क्या करती हैं, कंप्रोमाइज कर डालते हैं। सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, अगेन लॉ इन्फोर्समेंट टास्क भी क्या करते हैं, उनको दोबारा से दे गो थ्रू द होल humiliation. There's one thing that you are a victim of something, and then there is another thing that you are humiliated because you became a victim of something, and that is way worse. और इसमें तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं how the police stations और जहाँ पे FIR desk होते हैं, वो भी they are not safe for women. Even if they have suffered some sort of harassment or sexual violence, so there's high likelihood कि उन्हें वहां पर भी क्या किया जाएगा, दोबारा इसी चीज से गुजारा जाएगा। डिजिटल बॉटलनेक्स भी हैं, अगेन कंप्लेंट्स का भी इनके पास इतना रास्ता नहीं है। तो ये कुछ रीजंस हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे बढ़ने का क्या तरीका है, क्या क्या हम एक्शन जो है वो ले सकते हैं। तो इसमें आप सिंपली कभी भी आपने किसी भी चीज़ का लिखना हो कि हाउ टू गेट रिड ऑफ इट और क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो यू सिंपली स्टार्ट विद नंबर वन, लॉज। ठीक है, लीगल और जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। तो लीगल फ्रेमवर्क एक तो नंबर वन होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा उसको स्ट्रेंथन किस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास स्पेशलाइज्ड जेबीवी कोर्स होने चाहिए। ठीक है,
ताकि वो ट्रायल जो है वो जल्दी जल्दी स्विफ्टली जो है वो एंड तक अपने पहुंच सकें, ठीक है। तो वो जो साइकोलॉजिकल टोल होता है सर्वाइवर्स के ऊपर कि इतना लंबा लंबा वो इंतजार करते हैं कि कब वर्डिक्ट आएगा, तो वो उससे बच सकें। उसके अलावा ये जो कोर्स्ड कॉम्प्रोमाइज़ हैं, कॉम्प्रोमाइज़ वाला लूप है, उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट नज़र रखनी चाहिए, उसको मॉनिटर करना चाहिए। और जो पर्सनल है जो ऐसे केसेस से डील करता है, उनको ख़ास तौर पर ट्रॉमा इन्फॉर्म ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो विक्टिम शेमिंग को क्या कर सकें, कम कर सकें, ताकि और भी जो लोग हैं वो सामने आ सकें अपना केसेस लेकर। अब लीगल तो आप ये बना देंगे, देन जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं या जो पुलिस है, वहाँ पर भी आपको कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो एक तो पुलिस स्टेशंस के अंदर नाउ वी हैव द फीमेल पुलिस स्टेशंस, तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन को और ज़्यादा बढ़ाएं ताकि औरतें ज़्यादा सेफ महसूस कर सकें, दे आर एबल टू रिपोर्ट क्राइम्स। उसके अलावा एविडेंस कलेक्शन को भी आप क्या करें, स्टैंडर्डाइज करें, ताकि फ़ौरन से फोरेंसिक लिया जा सके और फ्री फोरेंसिक दिया भी जा सके, और अगर उनको कोई इमीडिएट हेल्थ केयर की ज़रूरत है तो वो भी उनको प्रोवाइड की जा सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर कोऑर्डिनेटेड, सो इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है, ताकि जो पुलिस हेल्प डेस्क है वहाँ पे अगर कोई खातून आती है वो डायरेक्टली मेडिकल यूनिट से भी रब्ता कर सकें, वो लीगल एड से भी बात कर सकें। उसके अलावा सेफ शेल्टर्स के साथ भी कनेक्टेड होना चाहिए इन केस के खातून को वहाँ पर जाने की ज़रूरत है। अब ये पुलिस का और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का हमने देख लिया। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ और सपोर्ट सिस्टम भी होने चाहिए, सोसाइटी के अंदर ऐसे सपोर्ट सिस्टम होने चाहिए जो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स हों, लेट्स से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पे सर्वाइवल जो है वो सर्वाइवर जा सके, फर्स्ट एड ले सके, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उसको दी जा सके, लीगल एड उसको मिले, कुछ शेल्टर मिल सके, ऑल ऑफ दैट। उसके अलावा रूरल साइड पे भी स्पेशली हेल्थ केयर जो है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बेसिक हेल्थ यूनिट्स होने चाहिए ताकि वो ट्रीट कर सकें उन्हें। देन डिजिटल सेफ्टी की भी बहुत ज़रूरत है, बिकॉज डिजिटल स्फेयर में भी बहुत ज़्यादा ऑल सॉर्ट ऑफ अब्यूज एग्जिस्ट। वो हरासमेंट हो सकता है, वो स्टॉकिंग हो सकता है, ऑल ऑफ दैट। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जो जेबीवी है उसके अगेंस्ट भी काउंटर करने की ज़रूरत है, नेशनल स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत है, तो ताकि वो साइबर क्राइम्स जो हैं उनको भी क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। और इन सब के ग्रास रूट लेवल पे जब हम जाते हैं ना, तो हमें फिर इरेडिकेट करना है उस वजह को जिसकी वजह से ये जेबीवी होता है, द माइंड्स ऑफ पीपल। तो वो कैसे करेंगे, वो एजुकेशन के ज़रिए करेंगे। तो एजुकेशन के ज़रिए हमें नंबर वन तो करिकुला जो है उसको थोड़ा सा जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव बनाना होगा, एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन करें, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस करिए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और नॉन वायलेंट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लोगों को सिखाएं। उसके अलावा आदमी और बॉयज उनको इंगेज करें, कम्युनिटी प्रोग्राम्स बनाएं, ताकि उन्हें थोड़ा सा पॉजिटिव मस्कुलिनिटी के बारे में बताया जा सके और उनकी रीशेप किया जा सके उनके माइंड्स को। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, ये जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, आपके कारी साहब और मौलवी साहब, उनके साथ भी पार्टनरिंग करने की ज़रूरत है, ताकि जो आपकी रिलीजियस और लोकल कम्युनिटी लीडर्स हैं वो भी काउंटर नैरेटिव्स जो है वो डिलीवर कर सकें, और जिसमें वो बात करें औरतों के हकूक़ की, उनकी बॉडी सेफ्टी की, और वो रिजेक्ट करें और वो बताएं कि हाउ the toxic masculinity, or simply the practical manifestation of toxic masculinity is against Islam or against the religion. So all of this is required. तो ये छोटा स्टेट लेवल से नीचे ग्राउंड लेवल तक this needs to be done, and I hope this helps you in exams. And if you have any question or any recommendation, you can leave a comment. And that's it. Allah Hafiz.